जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा इन लास्ट 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और इसमें बताए हुए टॉपिक का आप रिवाइज कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, तो आपका स्कोर आराम से 8 से 10 नंबर इम्प्रूव अवश्य होगा। और उसके साथ साथ इसमें जो टॉपिक बताया गया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम को प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके बताया गया है कि आपको लास्ट 10 दिनों में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बात करूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है और जीके जीएस है। सभी से 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के विषय में कि मैथ के लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसको अवश्य देख के जाना है, जिसको अवश्य रिवाइज करके जाना है। सबसे पहले मैथ में बात करें तो मैथ को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका एडवांस मैथ और एक आपका अर्थमेटिक। देखिए, एडवांस से भी आराम से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुप सी, ग्रुप स्टोनो के एग्जाम में। और उसके साथ साथ जो आपका अर्थमेटिक है उससे भी आराम से 13 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं एडवांस में। एडवांस में आपको द्विघात समीकरण अवश्य देख के जाना है, 2 नंबर आता है। प्रायिकता से भी 2 नंबर आता है, ज्यामिति से भी 2 नंबर, बीजगणित से भी 2 नंबर और त्रिकोणमिति से भी 2 नंबर। यहाँ जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं इससे 2-2-2 प्रश्न पूछा जाता है। और इसके साथ साथ आपको 2D और 3D भी देख के जाना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये 5-6 वो टॉपिक हैं जहाँ से आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी के एग्जाम में, स्टोनो के एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछे ही जाते हैं। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। और बेसिक बेसिक सवाल आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आता है। तो आप अगर आप फार्मूला ही देख के इसके चले जाएंगे कि कैसे लगाना है, क्या लगाना है, तो आपका आराम से यहाँ से प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ में आपका ये हो गया। उसके साथ साथ मैथ में और बात करें तो आपका एलसीएम एचसीएफ है, दशमलव भिन्न है, चाल समय है, लाभ हानि है, औसत है, एसआई सीआई है, कार्य समय है, उसके बाद सरलीकरण है, प्रतिशत है, साझेदारी है। बस यही टॉपिक है जिसको आपको देखना है। और खास तौर पे आपको ये एडवांस का टॉपिक जो आपको बताया गया है, जहां से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसको आप फार्मूला चाहे देखिए, चाहे आप 1-2 सवाल लगा लीजिए, चाहे आप इसका प्रीवियस ईयर ही लगा के चले जाइए, आपका इससे लाभ अवश्य होगा। उसके बाद बात आता है जीके जीएस में। देखिए, समान अध्ययन की बात करें तो समान अध्ययन में इतिहास से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल से 2, संविधान से 3, अर्थव्यवस्था से 3, भौतिक से 1, योजना से 1, पर्यावरण से 2 से 3, जीव विज्ञान से 2 से 3, रसायन विज्ञान से 1, स्टैटिक्स से 2, करंट से 2 और कंप्यूटर से 1। देखिए, मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि बस आपको यह पढ़ना है, मैं इसके अंदर भी बताऊंगा कि आपको इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको जियोग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में 3 है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इन तीनों में सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में बात करें, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके बाद आपका आता है मगध, गुप्त वंश, मौर्य वंश, अरबों का आक्रमण, प्रमुख राजवंश, चाहे आपके दक्षिण भारत के हों चाहे आपके उत्तर भारत के हों। उसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद। यही आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद मध्यकाल भारत के इतिहास के विषय में बात करें तो इसमें आपका सिख गुरु जितने भी हुए हैं वो, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वहाँ के जितने भी शासन व्यवस्था है इसको भी आपको देख लेना है। विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ लेना है, और उस समय जितने भी स्वतंत्र राज्य थे, जैसे आपका जौनपुर हुआ, मैसूर हुआ, इन सबको भी देख लेना है। विदेशी आक्रमण, युद्ध और संधियां, मराठा और स्थापत्य। बस मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद आता है आधुनिक भारत में, जिसमें आपको सबसे पहले 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, यूरोपीय व्यापारी कंपनी होगी, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, सभी गवर्नर जनरल आपको देख लेने हैं, सामाजिक आर्थिक सुधार, कांग्रेस अधिवेशन,
कब हुआ था, कौन कौन सा हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये सभी आपको देख लेना है। क्रांतिकारी हुए जितने भी गांधी युग का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। प्रमुख युद्ध हुए और इंपॉर्टेंट डेट, बस आपको आधुनिक भारत के इतिहास में इतना ही पढ़ना है। उसके बाद भूगोल का नंबर आता है, जियोग्राफी का, जिसमें आपको भारत और विश्व दोनों की नदियाँ, झील, जलप्रपात, पहाड़ ये पढ़ लेना है। भारत की जलवायु पढ़ लेना है, भारत की कृषि, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, देश राजधानी मुद्रा, जनगणना, वन रिपोर्ट, सौरमंडल, भारत की भौगोलिक स्थिति। बस आपको जियोग्राफी में इतना ही पढ़ना है। अगर आप इसको एक ही दिन में पढ़ना चाहें, अगर आप रिवाइज करना चाहें तो आपका एक ही दिन में रिवाइज हो जाएगा। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको संविधान सभा पढ़ना है, संविधान के स्रोत पढ़ना है, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, संसद, और उसके बाद उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन, सरकारी संस्था। बस आपको यही पढ़ के जाना है, इससे ज़्यादा पॉलिटी में और कुछ भी नहीं पढ़ना है। स्टैटिक्स की बात करें तो आपके विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय, सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य आपको पढ़ लेना है, खेल और संबंधित ट्रॉफी, मैदान, खिलाड़ी, लेखक और उनसे उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, पर्व, त्योहार, मेला, रेगिस्तान, मैदान, जल संधि, झीलें, धार्मिक स्थल, प्रमुख स्थल, नदियों के किनारे स्थित शहर। बस आपको यही पढ़ना है स्टेटिक्स में। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको बजट देख लेना है, करेंसी से संबंधित जो आपके बदलाव हुए हैं, पंचवर्षीय योजना, बस यही पढ़ के जाना है। लास्ट 6 मंथ का आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका योजना से अवश्य पूछा जाएगा, तो आपकी योजना भी पढ़ सकते हैं। बस आपको जीके जीएस में यही पढ़ना है। तो 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई, एक आपका मैथ हो गया, एक आपका समान अध्ययन हो गया। अब बात करते हैं आपका हिंदी के विषय में। देखिए हिंदी एक ऐसा टॉपिक है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में जिसमें आप 25 में से 25 कर सकते हैं, और अभी 10 दिन आपके पास समय है। अगर आप हिंदी शुरू से पढ़ना चाहें तब भी आपका हिंदी अच्छे से हो जाएगा। हिंदी में आपको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, शुद्ध वर्तनी, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, विलोम, लिंग वचन कारक, तत्सम, तद्भव, संधि, समास, काल, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अलंकार, लोकोक्तियां, गद्यांश, यही आपको पढ़ना है हिंदी में। और देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में हिंदी भी सभी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, और इसीलिए मैं आपको सभी टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको सभी टॉपिक पढ़ के जाना है। और इसमें आपको विशेष ध्यान ये देना है कि हिंदी में आपका ज़्यादा प्रश्न गलत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। अगर आपका हिंदी में अच्छा स्कोर होगा तो आपका स्कोर आराम से इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश के विषय में। देखिए इंग्लिश अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो बच्चा, देखिए 2 टाइप के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और एक बच्चा वो है जो जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है इंग्लिश पे। जिसने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सबसे पहले उनके विषय में बात करनी है। देखिए अगर आपने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेंस पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको टेंस पढ़ लेना है, उसके बाद आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव पढ़ लेना है, और उसके साथ साथ जो आपको आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल ए एन दा पढ़ लेना है, वर्ब पढ़ लेना है, वर्ब पढ़ लेना है। अगर आप यही टॉपिक सही से पढ़ लेते हैं तब भी आपका आराम से 15 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा इसी में से, क्योंकि जो पैसेज आता है 10 नंबर का, इसमें भी आपका टेंस का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, और जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, इसमें भी टेंस का रोल होता है, आर्टिकल का रोल होता है, वर्ब का रोल होता है। तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने ही टॉपिक पढ़ के जाएंगे तभी आराम से आपका 15 प्रश्न सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ाई की है, पहले से आपने कुछ ना कुछ इसमें पढ़ा है, तो आपको पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्पेलिंग मिस्टेक पढ़ना है, इडियम्स पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर के मिस्टेक, जैसे वर्ब के मिस्टेक ज़्यादातर आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में। वर्ब अगर आप कंप्लीटली पढ़ के चले गए, पिछली बार वर्ब से ही 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे, तो वर्ब आपको कंप्लीट पढ़ना है। पैसेज आपको पढ़ना है, 2 पैसेज आएगा तो आपको दोनों पढ़ के जाना है। अगर आपका टेंस सही है तो आपका पैसेज आराम से सही हो जाएगा, अगर आपका आर्टिकल सही है तो आपका पैसेज आराम से सही हो जाएगा। नरेशन आपको पढ़ लेना है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, बस आपको यही पढ़ना है इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो आप इस समय बिल्कुल भी ना पढ़े, मैंने आपको जो टॉपिक बताया है आप वही पढ़ लीजिए, आपका स्कोर 15 के आसपास हो जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक, सबसे पहले आप टेंस पढ़िए। टेंस अगर आपका कंप्लीट होगा तो वहाँ से बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट आप स्पीच पढ़िए, जिसमें आपका वर्ब बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वर्ब से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 से 6 प्रश्न। उसके बाद आप
डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़िए, एक्टिव पैसिव पढ़िए और उसके बाद आपका आर्टिकल पढ़िए। आर्टिकल पढ़िए और कोई आप एक रूल की वीडियो, जैसे आपका 120 रूल हुआ है ना, इन सभी वीडियो में से कोई एक वीडियो देख के चले जाइए, आपका इंग्लिश में आराम से 15+ स्कोर होगा। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का पूरा डाटा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपके एग्जाम में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में पिछली बार क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया था। और ये इस वीडियो में जो भी डाटा लिया गया है ये प्रीवियस ईयर के आधार पर ही लिया गया है। तो आप इसको अवश्य देखिएगा। अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए आप इन टॉपिक को अवश्य रिवाइज करके जाइएगा। देखिए, दूसरा चीज आपको क्या करना है कि सबसे पहले अब आप डेली एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइए। अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगा के जाएंगे तो इसका फायदा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अभी नहीं, अभी आपका चाहे आपका 60 स्कोर होता हो, चाहे 50 स्कोर होता हो, चाहे 40 ही क्यों ना होता है, बस आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगा के जाना है। प्रैक्टिस सेट अभी नहीं फायदा करता है, जब एग्जाम में बैठेंगे तो उसका फायदा उस समय दिखेगा कि हाँ, प्रैक्टिस सेट जो मैंने लगाया है उसका मुझको फायदा क्या मिला है, ये एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप डेली एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगा के जाएं। इस समय डेली आप समय डिसाइड कर लीजिए कि एक प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगाना है और कब लगाना है। और प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ लगाना नहीं है, उसको आपको देखना है। मान लीजिए आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें आपके एक प्रश्न गलत हो गया, एक प्रश्न जो गलत हुआ है वो मान लीजिए प्रायिकता से आपका एक प्रश्न गलत हो गया मैथ में। अब तुरंत आप अपना नोट्स उठाइए, प्रायिकता के जितने भी प्रश्न आपने देखे हैं, जितने भी टाइप आपने लिखे हैं, जितने ही टाइप आपने पढ़े हैं, सबको उसी समय रिवाइज कर लीजिए। और इस तरह से रिवाइज कीजिएगा कि आज के बाद हमारा प्रायिकता से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मान लीजिए आपने पढ़ा और हिंदी का एक वर्णमाला का आपका प्रश्न गलत हो गया, तो आप वर्णमाला का अपना नोट्स उठाइए, उसी समय वर्णमाला कंप्लीटली एनालिसिस कर लीजिए, कंप्लीटली पढ़ लीजिए और ये सोच के पढ़िएगा कि आज के बाद हमारा वर्णमाला से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपको इसी तरह से पढ़ाई इस समय लास्ट समय में करनी चाहिए और रिवीजन पे आपको विशेष ध्यान देना है। और अगर आप प्रैक्टिस सेट इस तरह से लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है, जिसमें आपका रिवीजन आराम से भी होता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।